क्या भारत अपना पहला स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन फ्लीट को डेवलप करने वाला है? तापस या रुस्तम 2 ड्रोन प्रोग्राम को अभी ऑफिशियली क्यों बंद करने का फैसला किया जा रहा है? और क्या फ्रांस के FCAS प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में भारत की एमका फाइटर को और भी पावरफुल बना सकता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपना पहला इंडिजिनस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को डेवलप करने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप ले चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से अभी ऑफिशियली घातक UCV की डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज को क्लियरेंस दे दिया है। ये प्रोग्राम DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इसे इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर स्टेल्थ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 13 टन क्लास का यह अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन प्राइमरीली फर्स्ट वेव स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसा ऑपरेशन होने वाले हैं। डिजाइन की बात करें तो घातक UCV एक स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है जिसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर मौजूद नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में सर्पेंटाइन एयर इंटेक्स और इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद होने वाले हैं, जिससे इसकी रडार क्रॉस सेक्शन काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। स्टेल्थ डिजाइन होने की वजह से ये प्लेटफॉर्म एडवांस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके रडार स्टेशन, मिसाइल बैटरीज और कमांड सेंटर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म को अभी एक नेटवर्क सेंसर स्ट्राइक सिस्टम के रूप में डिजाइन किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सेंसर्स और AESA रडार इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिससे ये ड्रोन ऑटोनोमस तरीके से टारगेट डिटेक्ट, ट्रैक और स्ट्राइक कर सकता है। रेंज की बात करें तो घातक UCV का कॉम्बैट रेडियस लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है और इसके इंटरनल वेपन स्टेशन में लगभग 1.5 टन तक की पेलोड को कैरी किया जा सकता है। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली डेवलप और इंडक्ट हो जाता है तो ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में डीप स्ट्राइक मिशन में करेंटली सर्विस में मौजूद स्पेकैट जगुआर फ्लीट को ग्रेजुअली रिप्लेस कर सकता है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए वैसे भी काफी आउटडेटेड हो चुके हैं। अगला अपडेट भारत की नेवल एविएशन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अपने रोटरी विंग फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप लिया जाने वाला है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग नेवी की तरफ से अभी जल्दी ही लगभग 60 शिप बॉर्न यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसको अभी UHM यानी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम के नाम से डेवलप किया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और ये मोस्टली HAL की तरफ से डेवलप किए गए ध्रुव हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड करके डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके प्रोटोटाइप पहले से इनिशियल फ्लाइट ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोग्राम अभी सर्टिफिकेशन फेज में प्रोग्रेस कर रहा है। करंट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग HAL का टारगेट है कि 2027 तक फुल सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा, जबकि 2028 से इन हेलीकॉप्टर की मास प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का टारगेट रखा गया। अगर ये टाइमलाइन मेंटेन होता है तो डेकेड के एंड तक UHM हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी की ऑपरेशन स्क्वाड्रन में इंडक्ट हो जाएंगे। डिजाइन की बात करें तो UHM हेलीकॉप्टर को स्पेशली शिपबॉर्न ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। इन हेलीकॉप्टर में फोल्डेबल टेल बूम और फोल्डेबल रोटर ब्लेड का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इसको डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिमिटेड हैंगर स्पेस में भी इजीली पार्क किया जा सकता है। मैकेनिकल रिलायबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इस हेलीकॉप्टर में अपग्रेडेड गियर बॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि हायर पावर ट्रांसमिशन हैंडल कर सकता है और खराब मैरीटाइम कंडीशन जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी, सॉल्टी एयर और पिचिंग शिप डेक्स में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सकता है। मिशन कैपेबिलिटी की बात करें तो UHM हेलीकॉप्टर में नोज माउंटेड AESA मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो एक साथ मल्टीपल सरफेस टारगेट को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इससे नेवल फ्लीट को वाइड एरिया सर्वेलेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस में काफ़ी मदद मिल सकती है। ऑपरेशन रोल के लिए इस हेलीकॉप्टर को सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, फ्लीट सपोर्ट और कार्गो सप्लाई जैसे मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इंडियन ओशन रीजन जैसे लार्ज ऑपरेशनल एरिया में इंडियन नेवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होने वाली है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का लॉन्ग रनिंग इंडिजिनस मेल UAV प्रोग्राम अभी एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग तापस BH-201 जिसे DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, अभी शायद ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्लान्ड 97 मेल UAV प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला है।
इस ड्रोन को ओरिजिनली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किया गया था और इसे लॉन्ग एंड्योरेंस इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्रोग्राम के इनिशियल टारगेट के मुताबिक तापस को लगभग 30,000 फीट की सर्विस सीलिंग और 24 घंटे की एंड्योरेंस को अचीव करना था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान इस ड्रोन ने लगभग 28,000 फीट की अल्टीट्यूड और करीब 18 घंटे की एंड्योरेंस को अचीव किया था। इसी वजह से अभी इस प्रोग्राम को एक फुली डिप्लॉयबल ऑपरेशनल सिस्टम के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि आगे चल के इसको सर्विस में शामिल करने का फैसला नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसी को बेस करके फर्दर ड्रोन को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारे आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट हो सकते हैं। हालांकि तापस प्रोग्राम के दौरान डेवलप की गई कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सेंसर इंटीग्रेशन, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी अभी भारत के नेक्स्ट जनरेशन यूएवी प्रोग्राम में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म आर्चर एनजी यूएवी के नाम से डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्चर एनजी एक सिंगल इंजन ट्विन बूम कन्फिगरेशन पर बेस्ड होने वाला है, जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन में काफी कॉमन होता है। इस डिजाइन आर्किटेक्चर से पेलोड इंटीग्रेशन और फ्लाइट स्टेबिलिटी भी काफी इंप्रूव होता है, जिससे फ्यूचर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को बेहतर तरीके से मीट किया जा सकता है। अगर प्रोक्योरमेंट स्केल की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का लगभग 97 मेल क्लास यूएवी का रिक्वायरमेंट अनमैन्ड एविएशन सेक्टर में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन प्रोग्राम होने वाला है, और अभी लगभग 24 इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से इस रिक्वायरमेंट के लिए इंटरेस्ट को दिखाया गया है। इसके अलावा तापस प्रोग्राम के अंदर एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है, जिसमें व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और जेम ऑटोमोटिव की तरफ से मिलकर एक इंडिजिनस 2.2 लीटर टर्बोचार्ज यूवी इंजन को डेवलप किया जा रहा है, जो फ्यूचर में अनमेन्ड प्लेटफॉर्म में इंपोर्टेड इंजन को रिप्लेस कर सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भले ही तापस यूएवी ऑपरेशनल सर्विस में आगे चल के इंडक्ट नहीं होने वाला, लेकिन इस प्रोग्राम ने भारत के इंडिजिनस यूएवी इकोसिस्टम को डेवलप करने में एक मेजर रोल को प्ले किया है, और इससे मिलने वाली टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्लेटफॉर्म के लिए रास्ता को आसान करने वाला है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम की तरफ से, जिसमें भारत को अभी FCS प्रोग्राम में शामिल करने के लिए फ्रांस की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी एक नई टेक्नोलॉजिकल बूस्ट को हासिल कर सकता है। डिफेंस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग एमका और FCS दोनों प्रोग्राम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं होने वाले, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट के रूप में इवॉल्व हो सकते हैं। FCS के अंदर डेवलप होने वाली 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में एमका के एडवांस वेरिएंट खास करके एमका मार्क 2 में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अभी भारत और फ्रांस के बीच एरोस्पेस कोलैबोरेशन पर डिस्कशन काफी एक्सीलेंट होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें फाइटर इंजन डेवलपमेंट और एडवांस एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होने वाले, क्योंकि फरवरी 2026 में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 120 किलोटन से 140 किलोटन क्लास की एक टर्बोफैन इंजन को जॉइंटली डेवलप करने का फैसला किया गया है। FCS प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉम्बैट क्लाउड आर्किटेक्चर होने वाला है, जिसमें मैन फाइटर, ड्रोन, सैटेलाइट्स और ग्राउंड सिस्टम एक ही हाई स्पीड डिजिटल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड रहने वाले हैं। फ्यूचर में इसी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कॉन्सेप्ट को इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन में भी इंडक्ट किया जा सकता है। इस मॉडल में मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम या MUMT का कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें एक फाइटर एयरक्राफ्ट मल्टीपल ऑटोनोमस ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। इस डायरेक्शन में भारत पहले से HAL की कैट्स वॉरियर जैसे प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो कि हमारे फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर भारत को FCS टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मार्क 2 को एक 6th जनरेशन लाइट कैपेबिलिटी लेवल तक पुश किया जा सकता है, जिसमें एडवांस रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स, स्मार्ट सेंसर एम्बेडेड एयरक्राफ्ट स्किन्स और AI एनेबल्ड एवियोनिक्स जैसे टेक्नोलॉजी शामिल हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली 5th जनरेशन फाइटर में देखने को नहीं मिलते हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इसकी ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को भी रिसर्च किया जा सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पायलट के साथ या पायलट के बिना ऑपरेट कर सकता है। टाइमलाइन की बात करें तो भारत की तरफ से 2025 में एमका की फुल स्केल डेवलपमेंट को अप्रूव किया गया था, और इस एयरक्राफ्ट की पहली प्रोटोटाइप को 2030 तक रोल आउट करने का टारगेट रखा गया है। इस दौरान इंडो फ्रेंच इंजन और AI एनेबल कॉम्बैट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी पैरेलल वे में चलने वाली है, यानी कि FCS और एमका मार्क 2 लगभग एक ही टाइमलाइन पर प्रोडक्शन में आने की उम्मीद किया जा रहा है, जिस वजह से इनमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग आसान हो सकता है। लेकिन ये सभी अभी FCS प्रोग्राम में भारत के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली, जो कि अगर फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए तो एमका की डेवलपमेंट के ऊपर भी असर डाल सकता है। यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर समय और पैसा होने वाला है, यानी कि अगर भारत के पास पैसा है तो हम एक ही टाइम पर एमका और
सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें इनमें से किसी एक के साथ ही जाना पड़ने वाला है, जो कि शायद एमका की मार्क 2 वर्जन ही होने वाली है, यानी कि हम FCS प्रोग्राम में शामिल नहीं होने वाले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।